हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। लगातार क्लासेस में अपलोड कर रहा हूं और आज की क्लास में जो कि क्लास नंबर 22 है, जिसमें आपको बताने वाला हूं लागत के बारे में। लागत किसे कहते हैं और लागत के प्रमुख कौन कौन से प्रकार है, जिसके बारे में आपको आज डिटेल से पता चलेगा। देखिए, लागत जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट। कोई भी सामान आप बनाते हैं, कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसा भी हो, आपको उसके पीछे कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे ये मार्कर है, मार्कर में मिलता है ये 20 रुपए मार्केट में। अब 20 रुपए का है तो इसको बनाने में कुछ ना कुछ तो खर्च होगा। जिसने भी इसको बनाया है, जिस कंपनी ने इसको बनाया है, तो नॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं कि किसी वस्तु को बनाने के लिए, किसी वस्तु को उत्पाद करने के लिए जो भी खर्च होता है उसी को उसका लागत कहते हैं। और लैंग्वेज की अगर फर्क करने की बात करें तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लागत के अर्थ को, लागत का मतलब होता है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों पर व्यय को उत्पादन लागतें कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है और उत्पादन करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है? कपड़े बनाने, एक शर्ट बनाना है। ठीक है ना? एक शर्ट बनाना है और शर्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले शर्ट बनाने के लिए आप शर्ट का क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। ठीक है ना? पहली बात तो ये। उसके बाद क्या चाहिए? धागा चाहिए। फिर उसके बाद मशीन चाहिए। मशीन को लेके आएंगे तो मशीन का किराया होगा। ठीक है? उसके बाद लेबर चाहिए, जो एक श्रम चाहिए। उसके बाद आपका जो घर का किराया होगा, जहां पर रहते हैं। फिर बिजली का खर्च होगा। ठीक है ना? तमाम, फिर जहां जमीन वगैरह रहते हैं उसका किराया, तमाम चीजें चाहिए। और इन सभी को हम कहते हैं उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करने के लिए, उत्पत्ति के साधन को एकत्रित करने के लिए, अब इन साधनों पर जो भी व्यय करेंगे, इन व्ययों का योग जो है, हम क्या कहते हैं इसको? कि इसको उत्पादन लागत। क्योंकि जब तक ये सब साधन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, तब तक हम वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? लागत कैसे कहते? जैसे किसान खेतों में फसल उगाता है, फसल उगाता है, भले ही प्रकृति की देन होती है फसल, लेकिन उस फसल को उगाने के लिए भी उसको तमाम खर्च, पानी लगाना होता है समय, तो पानी का बिल आता है। ठीक है ना? उसमें दवाइयाँ डालनी पड़ती है, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे उसमें और हार्वेस्टिसाइड हो, अलग अलग चीजें उसमें डालना पड़ता है। ठीक है ना? लेबर चार्ज होता है, घास वगैरह, निराई वगैरह, गुड़ाई कराना पड़ता है। ये तमाम खर्चे होते, तब जाके अनाज पैदावार होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, तब जाके उसकी कुछ आमदनी होती है। तो किसी भी चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। जो कुछ भी आप खर्च करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लागत। अब अगर लागत को वर्गीकरण करेंगे, अगर कोई पूछे, चलो ठीक है लागत समझ में आ गया, तो बताओ लागत को क्या कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल बांटा जा सकता है। लागत का अगर वर्गीकरण की बात करें, लागत के प्रकार या फिर लागत के विभिन्न वर्ग, तो इसको बेसिकली ना बेटा 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है? नंबर 1 दैट इज मौद्रिक लागत, जिसको बोलते हैं मनी कॉस्ट। नंबर 2 वास्तविक लागत, जिसको बोलते हैं हम रियल कॉस्ट। एंड नंबर 3 होता है अवसर लागत। अब ये अवसर लागत क्या वाला है? इसको मैं ऑलरेडी आपको जो है चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूं। अब यहां पर दोबारा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है? 3 तरह की लागत होती हैं। अब इन तीनों लागत को हमें पढ़ना है, समझना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बेसिकली एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जो जाता है, एक है मौद्रिक लागत के बारे में और एक अवसर लागत के बारे में। तो यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले अगर समझते हैं तो मौद्रिक लागत को समझते हैं। मौद्रिक लागत, जिसको मनी कॉस्ट का होता है, इसका मतलब होता है ऐसे व्यय जिसका भुगतान किसके रूप में होता है? मुद्रा के रूप में होता है, पैसों में होता है, कैश में होता है, उसे हम मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो लेबर है, लेबर को दिया जाने वाला वेतन या फिर उनकी दी जाने वाली दिहाड़ी, आपके कमरे का किराया, कच्चे माल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, विज्ञापन व्यय, तमाम तरह के खर्चे करने पड़ते हैं, जो कि हम मुद्रा के रूप में पेमेंट करते हैं। चाहे डिजिटल में करें, चाहे कैश में करें, पेमेंट आप करते ही हैं। तो उसे हम मौद्रिक लागत के नाम से
जानते हैं। अगर मौद्रिक लागत की अगर बात करें, इसको डीपली जाए तो मौद्रिक लागत को बेसिकली इसको 3 कैटेगरी में और बांटा जाता है। फर्स्ट है स्पष्ट लागतें, स्पष्ट लागतों को दूसरे एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं व्यक्त लागतें। फर्स्ट वन, सेकंड वन अस्पष्ट लागतें, एंड थर्ड वन न्यूनतम लाभ। आप देखिए यहां पर लाभ वर्ड लिखा हुआ है और हम पढ़ रहे हैं लागत को, तो लाभ लागत का हिस्सा कैसे होता है इसको समझना पड़ेगा कि लाभ लागत का हिस्सा कैसे होता है। चलिए सबसे पहले हम स्पष्ट लागत को समझ लेते हैं। स्पष्ट लागत किसे कहते हैं? स्पष्ट लागत वो लागत होता है जिसको प्रत्यक्ष रूप से, जिसका भुगतान प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति को करते हैं। मतलब ऐसा लागत जिसका प्रत्यक्ष रूप से पेमेंट किया जाता है किसी दूसरे को। जैसे हमारे यहाँ पर किसी ने काम किया लेबर का, लेबर को हमने क्या दे दिया, उसकी दिहाड़ी दे दी, उसकी सैलरी दे दी। समझ में आ गया? तो वो होगी स्पष्ट लागतें। कच्चा माल खरीद के लेके आए, बदले में पैसा दे दिया, कमरे का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, विज्ञापन किया, विज्ञापन देना है, तमाम तरह के दूसरे खर्चे होते हैं जो हमने दूसरों को दे दिया। मतलब जिसको डायरेक्टली दूसरों को देते हैं और स्पष्ट रूप से उसका लेखा जोखा अपने पास पूरी तरीके से रखते हैं, ऐसे लागतों को हम स्पष्ट लागतें या व्यक्त लागतों के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उत्पादन में कुछ लागतें ऐसी होती हैं जिसको हिसाब किताब में तो देखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में उसका पेमेंट नहीं होता है। आप चाहो तो हिसाब किताब रखो या ना रखो, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट में नहीं आता है। ऐसी लागतों को हम अस्पष्ट लागतें या अव्यक्त लागतों के नाम से जानते हैं। अस्पष्ट मतलब जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं है। कैसे है वो लागतें? ये ऐसे लागतें हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान का खेत होता है। ये एक किसान का क्या है, खेत है, और किसान के खेत में काम चल रहा है। किसान ने क्या किया, 2 लेबर रख लिए, 2 लेबर रख लिए, दोनों लेबर ने मिलके काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो किसान है ये खुद भी काम कर रहा है। तो खेत में कितने लोग काम कर रहे हैं? 3। शाम को जब दिहाड़ी देने की बात आई, उसने इसको भी 500 रुपए की दिहाड़ी दे दी, इसको भी 500 रुपए दिहाड़ी दे दी, और उसने हिसाब किताब रख दिया कि आज का खर्च हमारा कितना हो गया, 1000 रुपए खर्च की दिहाड़ी में चली गई। वो 1000 रुपए दिहाड़ी है, वो स्पष्ट लागतें हैं। लेकिन वो तीसरा बंदा जो उन दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा था, यानी कि किसान खुद, उसकी दिहाड़ी का क्या, वो तो लिख ही नहीं रहा है, लेकिन उत्पादन कार्य में उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहा। क्योंकि अगर ये दोनों मिलके काम कर रहे थे और तीसरा भी काम वो नहीं करता, शायद उसकी जगह एक और लेबर को रखना पड़ता, तो उसकी जब से खुद काम कर दिया तो उसकी भी दिहाड़ी तो बनी, लेकिन एक्चुअली में वो अपनी दिहाड़ी को इंक्लूड नहीं करता है, उसका डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता है। इसलिए ऐसे लागतों को हम अस्पष्ट लागतों के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री डाली, मान ली नमकीन की फैक्ट्री डाली आपने, अब नमकीन की फैक्ट्री अपनी कहाँ डाली, अपने खुद के घर में। आपके पास एक बड़ा सा कमरा है, उस कमरे में अपनी फैक्ट्री डाल ली और काम चल रहा है और उत्पादन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उत्पादन में इतना का सामान लेके आए, इतने का लेबर लगा, सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन आपने अपने हिसाब किताब में कभी उस कमरे का जो किराया है उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि कमरा आपका है। समझ रहे हैं ना, कमरा आपका है, तो आपने अपने कमरे का, अब मान लीजिए आपको नमकीन की फैक्ट्री डालनी थी, आपके पास कमरा नहीं होता, तब किसी दूसरे का कमरा लेना पड़ता ना, और वहां पर उसका किराया ऐड कर देते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब होता है ऐसी लागतें जो माल उत्पादन के मालिक का स्वयं का खर्चा होता है, जो स्वयं इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो जब उनकी चीजों को हिसाब किताब के अंदर लिखा जाता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसका पेमेंट नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अस्पष्ट लागत के नाम से जानते हैं, अव्यक्त लागतों के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना? समझ में आना चाहिए। समझने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन लेके आइए। समझ नहीं समझ में आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, जरूरी है इसका। नेक्स्ट है न्यूनतम लागत। क्या है? न्यूनतम लागत। अब सॉरी न्यूनतम लाभ बोलते हैं, लागत नहीं, सॉरी न्यूनतम लाभ। अब कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था, बच्चे तो क्वेश्चन करते ही हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली बनता है कि सर लागत के बारे में पढ़ते हैं और लागत का एक हिस्सा न्यूनतम लाभ है, तो लाभ लागत का हिस्सा कैसे होता है? लाभ तो तब होता है जब लागत की तुलना में हम अधिक मात्रा में बेच देते, तब देखिए अब
इसको इसका हिस्सा बनाने का भी कारण है। रीजन क्या है? आपने एक दुकान डाल ली, फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान खोली, दुकान खोल के आपने उसमें 5 लाख रुपए लगा दिए, 5 लाख रुपए लगा दिए। अब 5 लाख रुपए लगाने का मतलब कि आपने मन में सोचा हुआ कि कम से कम 5 लाख में से कुछ भी ना हो पर महीने कम से कम 10% का रिटर्न तो आना ही चाहिए, कम से कम आना ही चाहिए। आप ये सोचते हैं ना कि इतनी इनकम तो होनी चाहिए। तो जब भी हम कहीं पर पैसा लगाते हैं, जब भी हम कोई उत्पादन कार्य शुरू करते हैं, तो उसके बदले में एक न्यूनतम रिटर्न की बात सोच लेते हैं। उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इसके नीचे तो नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा न्यूनतम लाभ जिसके बिना आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, आप अपने उत्पादन प्रक्रिया में नहीं रह सकते, ऐसे लाभ को हम लागत का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि ये लाभ नहीं हुआ ना, तब आपका बिजनेस में बने रहना बेकार है। अगर आपने मिनिमम प्रॉफिट भी, क्यों आप किराया कहां से देंगे, आप सरवाइव कैसे करेंगे, आपने जो लोन लिया है उस लोन का इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे जब न्यूनतम लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। तो न्यूनतम लाभ को इसलिए लागत का एक हिस्सा माना जाता है, जो बिजनेस को शुरू करने के लिए, लाभ की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आपको जैसे भी हो न्यूनतम लाभ को अचीव करना ही पड़ेगा, तभी आप उत्पादन प्रक्रिया में बने रह सकते हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल पूछिएगा। समझ में आ गया? वो बैक बेंचर की तरह पीछे बैठे रहने से कि अरे सर काम नहीं होगा, पूछते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वन, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत किसे कहते हैं? इसका नाम देखिए रखा गया वास्तविक, रियल कॉस्ट। आप कहेंगे सर हमने तो सारा कॉस्ट तो पढ़ ही लिया, मालिक का खर्चा पढ़ लिया, दूसरों को देने वाला खर्चा न्यूनतम पढ़ लिया, ये वास्तविक खर्चा क्या होता है? देखिए, लागत का मतलब केवल इससे मत लगाइए कि जो पैसों से, क्योंकि हर चीज को पैसों से तोलेंगे ना तो कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो इसको हम पैसों से माप नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी भी होती है बिजनेस में जिसको कभी भी आप पैसों से जो है माप नहीं सकते। तो जिसको पैसों से नहीं माप सकते, उसको पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसकी लागत को हम वास्तविक लागत में लेके आते हैं। अब समझिएगा, बिजनेस चल रहा है, आप काम कर रहे हैं, आप अपनी दुकान में अपने बिजनेस में 8 घंटे का काम कर रहे हैं, 12 10 घंटे का काम कर रहे हैं। आप घर जाते हैं और घर जाके सोचते भी है कल का काम कैसे करें, कल का माल कहां से लेके आए, किसको माल बेचे, उसकी सैलरी कहां से देंगे, अरेंजमेंट कैसे होगा। आप जो है घर बैठे भी सोचते रहते हैं। इसका मतलब आप मानसिक रूप से अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं ना। वो तो उस टाइम में इंक्लूड नहीं हुआ। अब वो सोचने के लिए आप सैलरी नहीं ले रहे हैं ना, उसके लिए आप कोई भी हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि लेकिन आप अपने घर में जाके भी उसके लिए सोच रहे हैं, मेंटली थिंकिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात और, जो लेबर फैक्ट्री में लगा पड़ा है, काम कर रहा है उत्पादन के लिए, वो अपना समय दे रहा है, वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। आप तो कहेंगे सर उसके बदले में सैलरी मिलती है, आपका काम करके दे रहा है, इसलिए बदले में उसका जो एफर्ट होता है, उसका जो लेबर है, उसका जो परिश्रम है, वो आपने जो एक लेबर मैनेजर रखा होगा, मैनेजर भी सोचता है किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, वो एक्स्ट्रा जो काम करता है ना, वो सब चीजें जब इंक्लूड कर लिया जाता है उत्पादन की प्रक्रिया में, तब जाके वो वास्तविक लागत के नाम से जानते। इसका मतलब होता है एक ऐसी लागत जहां पर जो मजदूर होते हैं, पारिश्रमिक होती है, उत्पादक जो होता है, उसकी जो जितना भी प्रयत्न होता है, प्रयत्न या मानसिक परिश्रम, त्याग, ये सब चीजों का योग जो है वास्तविक लागत की कैटेगरी में आता है। और उत्पादन की प्रक्रिया में तीसरा लागत है, उसको बोलते हैं अवसर लागत। अब अवसर लागत क्या होता है? देखिए, हम सबको पता है कि हमारे पास उत्पादन के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और सीमित साधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक मात्रा का उत्पादन करना होता है। अब जो साधन होते हैं उसका हमें इस प्रकार से प्रयोग करना होता है कि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सके। अब मान लीजिए 2 वस्तु का उत्पादन करना है हमें, X का और Y वस्तु का। अब जब 2 वस्तु का उत्पादन करना होता है, हमारे पास साधन क्या है? सीमित है, सीमित साधन है, और हमें सीमित साधनों का प्रयोग करके दोनों का प्रयोग करना है। मान लीजिए हम पहले X का जो 40 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पर Y का कितना करेंगे? केवल 1। अब हमें Y का प्रोडक्शन बढ़ाना 1 से 2 यूनिट करना है, तो जाहिर सी बात है X का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि Y के प्रोडक्शन करने से लाभ ज्यादा मिलेगा, Y का प्रोडक्शन करने से हमारा मार्केट वैल्यू अच्छा होगा। तो ऐसे में एक वस्तु की उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए
दूसरी वस्तु या पहली वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। तो पहली वस्तु की मात्रा में जो कमी होती है उसे दूसरी वस्तु का अवसर लागत कहते हैं, क्योंकि इसको छोड़ा तभी ये बढ़ा। अब धीरे धीरे जब एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे तभी पहले वाली वस्तु की मात्रा में हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो इस कमी की मात्रा को ही अवसर लागत कहते हैं। हर उत्पादक हमेशा इस अवसर लागत को सही तरीके से प्रयोग करना जानता है, तभी जाके लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम उत्पादन प्रक्रिया में एक ही वस्तु में टिके नहीं रह सकते। ठीक है, एक होता है उत्पादन मिश्र। आप फिलहाल बीकॉम में जाएंगे, बीए में जाएंगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि उत्पाद मिश्र एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी उत्पादक कभी भी उत्पादन प्रक्रिया में बने रहने के लिए एक ही वस्तु पर नहीं टिका रह सकता। आज के समय में उसको चाहिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक में अगर घाटा हो रहा है तो वो घाटे को दूसरा वस्तु रिकवर कर देगा। अब यहां पर वही है, दो वस्तु को उत्पादन करना है तो उसके लिए एक में तो वो कमी करनी ही पड़ेगी। तो कमी की जो मात्रा, वो त्याग की जो मात्रा है ना, उसी को अवसर लागत के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? ये है उत्पादन के प्रकार। इसके बाद हमें पढ़ना है उत्पादन लागत की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में। कौन कौन सी अवधारणा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बाय।